कैसे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आप भी आ रही होगी शायद। ठीक है, और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैप्टर की जो दूसरे वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगी। ठीक है, और अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। ठीक है ना। अब हम यहाँ इस वीडियो में आज देखेंगे हम नेक्स्ट समीकरण। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम कैसे किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनाई थी। ठीक है ना। अब उस विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमने जो विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था, उस विद्युत वाहक बल के लिए यहाँ पर हमने एक संबंध पढ़ना है जिसे हम कहते हैं नेस्ट समीकरण। इस समीकरण में नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी सेल के विद्युत वाहक बल, उसके मानक विद्युत वाहक बल और क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं के मध्य एक संबंध स्थापित किया था। उस संबंध को ही हम नेस्ट समीकरण कहते हैं। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड समीकरण होती है। इसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या किसी सेल का सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा है, सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रोड के लिए निकालते हैं समीकरण को, फिर हम इस समीकरण को ज्ञात करेंगे किसी सेल के लिए। ठीक है ना। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, उस पर अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया। ये अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी अपचयन विभव पर आधारित है। तो अपन अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि कोई धनायन है M+N, उसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और वो ठोस रूप में अपचयित हो गया। तो इस समीकरण के लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? इस समीकरण के लिए साम्यावस्था स्थिरांक होगा K = M उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, और हमेशा ये बच्चों याद रखना कि किसी भी ठोस का सक्रिय द्रव्यमान हमेशा 1 होता है, और किसी भी गैस का अगर वायुमंडलीय दाब 1 है तो उसकी भी सक्रियता हमेशा 1 ही मानी जाती है। ठीक है ना। तो हम M की जगह 1 रख देंगे तो K का मान आ गया 1/M+N। ठीक है, तो किसी ठोस पदार्थ की इकाई सदैव 1 होती है, अतः M = 1 हो गया। और ऊष्मागतिकी के नियम से ΔG = होता है -NFE, और अगर मानक परिस्थितियाँ लें तो ΔG0 बराबर हो जाएगा -NFE0। यहाँ ΔG का मतलब क्या हुआ? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये हमने पढ़ा है ना बच्चों। और ΔG0 का मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। N मतलब विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि जब यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं। F का मतलब फैराडे आवेश, जो होता है 96,500 कूलॉम। E होता है सेल का विद्युत वाहक बल, या E0 कह दें तो ये हो जाता है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, ये रिलेशन हो गए। ठीक है, अब इन रिलेशंस जो ΔG होते हैं, इन ΔG का K के साथ भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, ये भी हमने बच्चों 11th में पढ़ा है। ΔG = ΔG0 + RT ln K, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्लस R, ये गैस स्थिरांक होता है। T परम ताप होता है, यानी केल्विन में टेम्परेचर होता है। ln लॉगरिथम है, K मतलब साम्यावस्था स्थिरांक है। ठीक है ना। तो यहाँ हम ΔG और ΔG0 के मान ये रखते हैं, NFE और NFE.। तो हम रखते हैं -NFE = -NFE.+ एज इट इज RT ln K। ठीक है, अब पूरी समीकरण को NF से डिवाइड कर दें तो यहाँ NF, यहाँ NF और यहाँ NF, तो इन दोनों का तो NF क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा E और यहाँ पर बचेगा E0। ये ऐसे कैसे बचेगा RT NF, और इस ln को log बेस 10 में बदल दें तो हमें गुणा करना पड़ेगा 2.303 से। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि यहाँ ये समीकरण थी NFE = -NFE0 + RT ln K। तो हमने क्या किया, पूरी समीकरण को NF से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो ये NF से NF क्रॉस हो गया, ये NF से NF क्रॉस हो गया, तो ये यहाँ क्या बचा, E -E = -E0 + RT/NF। ये जो ln की है, ये ln की को अगर हम log बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 के log
के, ठीक है ना। तो यही चीज़ कर दी है हमने, ठीक है। माइनस एन से डिवाइड किया था तो ये माइनस के चिन्ह बदल गया, तो ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ आर क्या होता है, गैस स्थिरांक। सीजीएस पद्धति में गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314। टी स्टैंडर्ड कंडीशन में टी क्या होता है 298 केल्विन, परम ताप 298 केल्विन। एन ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है या 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ज़्यादा का हो रहा है, ठीक है ना। एफ का मान हमें पता है फिक्स होता है, ये 96,500 कूलम। और के का मान अभी ऊपर हमने निकाला था, ठीक है, देखो यहाँ निकाला था हमने के का मान 1/m(n+n), ठीक है ना। तो ये मान रख देते हैं हम। इन सब के मान जब हम रखते हैं तो और जब कैलकुलेट करते हैं तो इक्वेशन आती है अपनी E = E0 - 0.0591/n log k, ठीक है ना। आर, टी और एफ इन तीनों की वैल्यू हमने रख दी है और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये समीकरण आ जाती है। इस समीकरण को हम कहते हैं नेस्ट समीकरण। क्लियर है चीज़, ठीक है ना। ये नेस्ट समीकरण हो गई। अगर इस के की जगह हम ये मान रखते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगी, और किसी सेल के लिए के का मान रख देंगे तो वो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, देखिए किसी सेल, जैसे डेनियल सेल की अपन बात करें, डेनियल सेल के लिए क्या होता है Zn + Cu+2 = Zn+2 + Cu। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जा रहा है, 2 का, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो नेक्स्ट समीकरण हम लगाएं तो E = E0 - 2.303 RT/n log k, यही था अपना। f की वैल्यू f भी है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ डेनियल सेल के लिए k का मान क्या होगा, के का मान होगा Zn+2 × Cu/Zn × Cu+2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये ठोस है, ये भी ठोस है। ठोस की सक्रियता क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो इसको हटा दें तो के का मान क्या आ गया Zn+2 / Cu+2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या होगा E = E0 - 2.303 RT/2 × f की जगह अपन चाहे वैल्यू पुट कर दें, लॉग के की वैल्यू क्या आ गई Zn+2 / Cu+2, ठीक है ना। या यहाँ आर, टी और एफ की वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट कर दें तो अपनी समीकरण आ जाएगी E = E0 - 0.0591/2, n की जगह 2 आ गए, लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 log Zn+2 / Cu+2, ठीक है ना। तो ये एक नेक्स्ट समीकरण आ गई किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, ठीक है ना। डेनियल सेल की जगह अगर कोई सामान्य सेल हो तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं Zn+2 क्या चीज़ है, Zn का इलेक्ट्रोड कौन सा था, एनोड का इलेक्ट्रोड, तो Zn+2 की सांद्रता का मतलब क्या हो गया एनोडिक विलयन की सांद्रता, और Cu इलेक्ट्रोड क्या था, कैथोड था, तो Cu+2 आयन की सांद्रता क्या हो गई, कैथोडिक विलयन की सांद्रता। तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए E = हो जाएगा E0 - 0.0591/n log एनोडिक विलयन की सांद्रता बटे कैथोडिक विलयन की सांद्रता। इसे हम किसी सेल के सेल विभव को ज्ञात करने में काम में लेते हैं। ये है किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ये है किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये वैल्यू हमने नेक्स्ट समीकरण से ली है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, और इस साल के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए तो है ही, ठीक है ना। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि निम्न अभिक्रिया के अनुसार सेल को निरूपित कीजिए और ई सेल यानी कि सेल का मान विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि ई नॉट सेल यानी कि मानक विद्युत वाहक बल का मान 3.17 वोल्ट हो। और समीकरण दी है mg+2ag + 0.001 m = mg+2 0.130 m + 2ag, ठीक है ना। तो इक्वेशन को सबसे पहले अपन सेल का निरूपण करते हैं। इसमें Mg जो है Mg+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब है एनोड का काम करेगा, और Ag + Ag में अपचयित हो रही है, इसका मतलब है कैथोड का काम करेगी। तो पहले एनोड को लिखते हैं, एनोड Mg का है तो Mg/Mg+2, फिर ब्रैकेट में इसकी इक्वेशन समीकरण सांद्रता लिख दी, फिर लवण सेतु, उसके बाद Ag+, फिर उसकी सांद्रता लिख दी /AgS, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये तो हो गया सेल का निरूपण। अब नेक्स्ट समीकरण क्या होती है, नेक्स्ट समीकरण होती है E = E0 - 0.0591/n log एनोडिक विलयन की सांद्रता बटे
कैथोडिक विलयन की सांद्रता। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ई नॉट का मान दे रखा है, ये रहा 3.17, तो E इज इक्वल टू हो गया 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन Mg प्लस 2 में बदला है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और 2 Ag प्लस आयनों ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और Ag में अपचयित हो गए, तो आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। लॉग एनोडिक विलयन की सांद्रता क्या थी? 0.13 m लिख दिया, अपॉन कैथोडिक विलयन की सांद्रता है 0.001, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि समीकरण में 2Ag है ना, ठीक है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम, तो E इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 अपन लॉग 1.30 इंटू 10 टू द पावर 7, इसको होल करेंगे 8 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.21, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपना E की वैल्यू आ जाएगी 2.96 वोल्ट्स। यानी यहाँ पर ये जो सेल था इसका विद्युत वाहक बल क्या हुआ, ई सेल क्या हो गया 2.96 वोल्ट्स। ठीक है, देखिए और इसी डेल से इलेक्ट्रोड 1.1 वोल्ट है, तो निम्न अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात करो। समीकरण दी है ZnS प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cus। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड यानी कि दिया क्या है ई नॉट का मान 1.1 वोल्ट। ठीक है, F की वैल्यू फिक्स होती है 96,500 कूलम और यहाँ आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है माइनस एन एफ इज नॉट, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है, ई की वैल्यू 1.1 है, कैलकुलेट किया तो -212300 जूल पर मोल आ गया, या किलो जूल में करते हैं तो 212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, और देखते हैं निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल का ई नॉट ज्ञात कीजिए। 2 सेल दिए हुए हैं, एक तो है 2 क्रोमियम 3 कैडमियम प्लस 2 को अपचयित कर रहे हैं Cd में और खुद ऑक्सीकृत हो रहे हैं Cr प्लस 3 में, और यहाँ Fe प्लस 2 Ag प्लस को Ag में अपचयित कर रहा है और खुद इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 3 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर तो n का मान है 1, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किया गया है, लेकिन यहाँ पर n का मान है 6। क्यों है? देखिए 2 Cr हैं, वो Cr प्लस 3 में ऑक्सीकृत हो रहे हैं, यानी कि एक Cr 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2 Cr 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए एक Cd प्लस 2 जब Cd में बदल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जबकि यहाँ 3 Cd प्लस 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ आप समझ लें, यहाँ पर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आप ये समझ लें। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ देखिए पहला है 2Cr प्लस 3Cd प्लस 2 इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 3Cd। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमने इसका समीकरण बना लिया, निरूपण कर लिया। ये तो है एनोड और ये है कैथोड, क्रोमियम का एनोड है और इसका कैथोड है। ठीक है ना, ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको। ठीक है ना, तो ई ये वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है -0.74 वोल्ट। Cd प्लस 2 Cd के लिए जो अपचयन विभव होता है वो होता है -0.40 वोल्ट, तो हमें केवल कैथोड की वैल्यू को माइनस करना है एनोड की वैल्यू। ठीक है ना, कैथोड की वैल्यू क्या है अपनी 0.40 और कैथोड की कितनी है 0.74, तो बस वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, तो सेल का विद्युत वाहक बल आ गया 0.34 वोल्ट्स। ठीक है ना, और देखिए दूसरी तरफ जिसका Fe का एग्जाम्पल था, तो इसका एनोड बनाते हैं पहले हम। यहाँ ये इसमें पहले हमने निरूपण किया, Fe ऑक्सीकृत हो रहा है तो एनोड का काम करेगा, Ag अपचयित हो रहा है तो कैथोड का काम करेगा। Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 में ऑक्सीकृत हो रहा है, Ag प्लस Ag में अपचयित हो रहा है, बीच में हमने लगा दिया लवण सेतु। अब E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Eg यानी इसका अपचयन विभव होता है प्लस 0.80 वोल्ट, और Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 का अपचयन विभव होता है प्लस 0.77 वोल्ट। तो बस ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ कैथोड Ag का है, एनोड Fe का है, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.03 वोल्ट। क्लियर बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, और देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स। निम्न गैल्वेनिक सेल के लिए ई का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। पहला एग्जाम्पल है Mg प्लस 2, यहाँ सेल का निरूपण दे रखा है हमें। ठीक है,
यहाँ से हमें अपने आप पता लगाना है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है ना। हमें ई का मान ज्ञात करना है। ई नॉट एम जी का मान होता है -2.37 वोल्ट और ई सी यू के लिए वैल्यू होती है +3.4 वोल्ट। तो पहले तो अपन ई नॉट सेल निकाल लें, नैन समीकरण की सहायता से निकलेगा ये। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड ये है, कैथोड ये है, तो कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू माइनस कर दी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया 2.71 वोल्ट। अब नेक्स्ट समीकरण क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग एनोडिक अपॉन कैथोडिक। एन की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागे जा रहे हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जा रहे हैं, ठीक है। और ई नॉट सेल की वैल्यू अपन ने निकाली 2.71, तो यहाँ हो गया 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एनोडिक विलियन की कंसंट्रेशन है 0.001 और कैथोडिक विलियन की कंसंट्रेशन है 0.0001, ठीक है ना। ये वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने के बाद इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको तो हमने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर log 10 बचेगा क्योंकि यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट जब कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड किया है बस, इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2.69 वोल्ट्स, ठीक है ना। अब इसका दूसरा उदाहरण क्या है देखें, Fe+2 में ऑक्सीकृत हो रहा है और H2 मैंने SHE है इसके साथ में, ये SHE के साथ में जुड़ा हुआ है, तो भी हमें यही चीज़ ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि Fe+2 से Fe के लिए जो अपचयन विभव होता है उसका मान होता है -0.44 वोल्ट और SHE के लिए E की वैल्यू 0 होती ही है, ठीक है ना। तो ई सेल क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड ये वाला है, इसके लिए वैल्यू 0 है, एनोड ये वाला है, इसकी वैल्यू -0.44 है। वैल्यूज पुट की तो ई सेल का मान आ गया 0.44 वोल्ट। अब नेक्स्ट समीकरण लेनी है हमें काम में। नेक्स्ट समीकरण क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग एनोडिक अपॉन कैथोडिक। ई सेल की वैल्यू ये है 0.44 वोल्ट -0.591 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि यहाँ Fe से जब Fe+2 अपचयित हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और ये H+ आयन जब H2 गैस में परिवर्तित अपचयित हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, ठीक है ना। एनोडिक विलयन की सांद्रता, एनोडिक विलयन की सांद्रता ये है 0.001 और कैथोडिक विलयन की सांद्रता है 1, तो 10⁻³ अपॉन 1, ठीक है ना। तो log 10⁻³ की वैल्यू आ जाएगी -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना सब माइनस करके 0.53 वोल्ट्स। समझ में आ गया बच्चों। पहले हमें ई नॉट सेल निकालना होता है इस समीकरण की सहायता से, फिर हम नैन समीकरण की सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं जो नेक्स्ट समीकरण से रिलेटेड थे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा रही हूँ जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने पढ़े हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या FNI के पात्र में रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? क्योंकि Fe जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है और NI नीचे है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको याद कराया था करोफिदा सिडनी, है ना, याद है बच्चों, करोफिदा सिडनी मतलब पहले क्रोमियम है, फिर फिदा यानी Fe है, ये Cr+3 था, Fe+2 था, फिर Cd+2 था, फिर Ni+2 था। ये ऊपर वाली धातु है और ये नीचे वाली धातु है। तो होता क्या है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को बाहर निकाल सकती है, ठीक है, इनकी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन जब हम FeSO4, तो इसका मतलब है कि Fe धातु निकिल को अपचयित कर सकती है, लेकिन निकिल धातु Fe को अपचयित नहीं कर सकती। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, निकिल तो पहले से ही अपचयित अवस्था में है और Fe पहले से ही ऑक्सीकृत अवस्था में है, तो यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, अतः हम FeSO4 को Ni के पात्र में रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या CuSO4 को Fe के पात्र में रखा जा सकता है? तो अब यहाँ देखिए वैल्यूज़ तो वैसे इनकी मैंने आपको बताई दी कि Cu के लिए अपचयन विभव का मान होता है +3.34 और Fe के लिए होता है -0.44, यानी कि इसमें Fe तो होती है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन होती है हाइड्रोजन से ऊपर और Cu होती है हाइड्रोजन के नीचे। तो ये वाली धातु सक्रिय हो गई, ये वाली धातु
कम सक्रिय हो गई, यानी ये धातु इसको अपचयित कर सकती है। तो अगर हम Fe को CuSO4 के विलयन में रखेंगे, ये हो जाएगी इज इक्वल टू होगा FeSO4 प्लस Cu, यानी अगर हम Fe के पात्र में CuSO4 को फिल करेंगे तो इनकी अभिक्रिया हो जाने के कारण ये सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि हम इसको पात्र में नहीं रख सकते, क्योंकि Fe द्वारा Cu+2 को अपचयित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, जिस धातु का मान ज़्यादा ऋणात्मक है वो ज़्यादा सक्रिय, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ Fe का मान देखिए -0.44 है, यहाँ +3.34 है, तो इसका मान ज़्यादा ऋणात्मक है तो सक्रिय है। सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को अपचयित कर सकती है। यहाँ भी देखिए Fe के लिए मान था 0.44, ठीक है ना, और Ni के लिए मान था -0.25, तो ये ज़्यादा ऋणात्मक है। ज़्यादा ऋणात्मक मान है तो ये सक्रिय है और ये कम सक्रिय है। तो ज़्यादा सक्रिय धातु हमेशा कम सक्रिय को अपचयित करती है, लेकिन कम सक्रिय धातु ऑलरेडी अपचयित अवस्था में, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो पाती, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि CuSO4 के विलयन में Zn छड़ डुबोने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। बिल्कुल सेम चीज़, Zn ज़्यादा सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाने वाली है, ठीक है, याद हो तो आपको, ठीक है, याद है, लेके बेकार सिरका ना मांगी अलजन, जन आ गया था, है ना, और Cu उसके नीचे है, कौन आई आज, है ना, कौन का Cu था। तो Zn ऊपर पाई जाने वाली धातु है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और Cu नीचे पाई जाने वाली धातु है। तो Zn ज़्यादा ऊपर पाई जाने वाली धातु है, इसलिए अधिक सक्रिय है। तो यह क्या करेगी, Cu+2 को उसके विलयन में से Cu के रूप में अपचयित कर देती है, ठीक है। तो CuSO4 का नीला रंग गायब हो जाता है। समीकरण क्या हो जाएगी, Zn + CuSO4, ये नीला रंग था, इज इक्वल टू ZnSO4 बन गया, और Cu धातु बन गई है, तो नीला रंग गायब हो जाता है, ठीक है ना। अब और एक क्वेश्चन देखिए, वो मिक्स क्वेश्चन है कि Cu छड़ को जब हमने 1m CuSO4 विलयन और Ni छड़ को 1m NiSO4 विलयन में डुबोकर गैल्वेनिक सेल बनाया, तो उनके लिए मानक अपचयन विभवों के मान E0 Cu+2 Cu और E0 Ni+2 Ni के मान क्रमशः 0.34 वोल्ट और -0.25 वोल्ट हैं। तो बताइए इनमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, सेल अभिक्रिया क्या है, सेल का निरूपण कैसे करेंगे, और सेल का EMF कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, इसका मान तो है धनात्मक और ये मान है ऋणात्मक। याद रखना, जो ज़्यादा ऋणात्मक मान होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड बनता है। तो ये मान किसका है, ENi+2 का, इसका मतलब एनोड तो बनेगी निकेल धातु और कैथोड बन जाएगा Cu इलेक्ट्रोड। तो एनोड तो बन गई निकेल छड़ और कैथोड बन गई Cu इलेक्ट्रोड। अब इसका निरूपण करें, सेल अभिक्रिया क्या होगी, सेल अभिक्रिया होगी, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Ni तो परिवर्तित होगी Ni+2 में, Cu अपचयित हो जाएगा Cus में, ठीक है ना। सेल का निरूपण कैसे करें, पहले एनोड को लिखेंगे, एनोड में क्या होगा, Ni अपचयित हो ऑक्सीकृत होगी Ni+2 में, तो Ni/Ni+2 1m, ठीक है ना, लवण सेतु Cu+2 1m और Cu, और ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है सेल का EMF। सेल का EMF ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये वैल्यूज हमें दे ही रखी हैं। कैथोड क्या था, Cu का, उसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड क्या है, निकेल का, उसकी वैल्यू -0.25, तो हमने रख दिया -0.25, माइनस माइनस क्रॉस होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 0.34 और 0.25 को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट्स। क्लियर बच्चों, इस तरीके से नेक्स्ट समीकरण की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, या E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड करके भी हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होने पर हम आसानी से ये भी बता सकते हैं कि किस धातु को या किस धातु के पात्र में कौन सा पदार्थ रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू।